गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ये वाला चैप्टर पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपने क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे ऊपर आपका रहता है सिलेबस वगैरह, देन न्यू लेक्चर्स का फोल्डर है, उसके बाद ओल्ड लेक्चर्स का फोल्डर है और सबसे नीचे PYQ डिस्कशन करके एक फोल्डर है। ठीक है ना, उसमें सारे वीडियोस जो प्रॉपर PYQ प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके पेपर को डिस्कस करके मैंने ऐड किए हुए हैं, थोड़े ऐड किए हुए हैं, बाकी और ऐड करूंगा। उन्हीं में से अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज देखेंगे। वो डिस्कशन किया है पूरा पूरा पेपर का है। जैसे मान लो जब आप फाइनल स्टेज पे आ जाओगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसमें आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो और मैंने बाकायदा सॉल्व करके वहां पे वीडियो बना के डाल रहा हूं। ठीक है, काफी सारे कंप्लीट कर दिए हैं, काफी सारे डाल दिए हैं, कुछ रह गए हैं, तो वो लास्ट में आपको हेल्प करेगा। लेकिन यहां पर वही सारे क्वेश्चन क्यों ना हम साथ में साथ करते चल रहे हैं, तो हर चैप्टर के बाद ये जो क्वेश्चन आप यहां पे लगा लोगे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ये मान के चलिए, देखिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे लेके आया हूं मैं कम से कम आई थिंक 15 पेपर्स, डिफरेंट स्टेट्स के 15 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया। उसके बाद यहां से कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो काफी हद तक कॉमन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेरिएशन, सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं वो 1 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ तो बहुत कॉमन है, आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा 1 मार्क्स क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लिया है तो गारंटी है आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा 1 मार्क्स वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो ये चैप्टर, जैसे मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स होंगे और लास्ट का जो एंड करेंगे हम लोग हर चैप्टर में, वो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आप लगा लीजिए, आपके जो इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं, आपके जो फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, मतलब 100% तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती, कई बार कहीं से भी उठ के आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आ रहा है, प्रॉपर टीचर बना रहे हैं, तो 100% यहीं से आने वाला है। कुछ अनाप शनाप आ गया तो 1% या 2%, 1 या 2 नंबर का इधर उधर से आएगा, वरना ये मान के चलो कि आपका मोर देन 95%, ठीक है, जो आपका मोर देन 95% से ज्यादा बल्कि डिट्टो यहीं से फंसेगा। अब मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। ध्यान रखना इस चीज का, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बच्चे लोग कहते हैं सर 1 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दीजिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन में कुछ तो इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज 1 मार्क्स क्वेश्चन की एक खासियत है, ठीक है, आते हैं तो आते हैं, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए फिर बता दूं, अभी से डिटेल पढ़ के चलो। कोई कह देगा नहीं यही आएगा वो आएगा, सब बेकार की बातें हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अभी से डिटेल पढ़ के चलो। 2 फायदे हैं इसके, एक तो आपका फार्मेसी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, जो 20 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, वो पूरा फिट एकदम हो जाएगा। दूसरा, जो आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, फार्मासिस्ट के लिए बेस्ट है। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, यहां से बाहर, जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक में यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो मैंने MCQ करवा दिए हैं और जो ये करवा रहा हूं। आगे और भी प्रैक्टिस होगी, ये अंत नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, जितने बच्चे जुड़े हैं वो लोग देखते हैं क्या पढ़ाई चल रही है इन लोगों की, स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश, जैसा कि मैंने कहा, दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद है। ओके, तो चलो आंसर देते चलो। गडजाइट टेस्ट अपरेटस इज यूज्ड टू कैरी आउट लिमिट टेस्ट ऑफ, है ना, गडजाइट परीक्षण उपकरण का उपयोग डैश की सीमा परीक्षण करने के लिए किया जाता है। किस, ये जो अपरेटस है किसके लिमिट टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट टाइप करो, किसके लिमिट टेस्ट के लिए ये वाला अपरेटस इस्तेमाल होता है? टाइप करो फटाफट, आंसर चाहिए मेरे को आज, और ये बहुत सिंपल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं CIA एजेंट है ये, ठीक है, मतलब CIA कॉमन है और इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब पूछ लेता टीचर आमतौर पे। आंसर करो बेटा, इसका क्या आंसर होगा? मैं ही क्वेश्चन बताऊंगा, मैं ही आंसर बताऊंगा। अब तो ये लास्ट लेक्चर है एक तरह से इस चैप्टर का, फटाफट
दीनबंधु, कल्पित, आंसर करो बेटा। टाइप करो। गर्डजाइट जो टेस्ट एपरेटस है वो किसके लिमिट टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, मैं ही लिखूं आंसर? फटाफट टाइप करो। चलिए, इतना टाइम नहीं। ओके, तो बड़ा सिंपल है, कॉमन है, ये मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान भी करवाया था और चीख चीख के चिल्लाया था कि गर्डजाइट जो एपरेटस है ये करना ही है आपको। किसके लिए होता है ये? आर्सेनिक के लिए। ठीक है, यहां लिख देता हूं, यहां जगह कम पड़ रही है। नीचे के क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, आप आगे आगे कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूं। द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड को चेक करने के लिए, यानी कि Cl- आयंस को चेक करने के लिए हम कौन सा एजेंट का इस्तेमाल करते हैं? याद आ रहा है लिमिट टेस्ट क्लोराइड का? टर्बिडिटी क्रिएट होती है, तो किसको रिएक्ट कराते हैं? कौन सा एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है? आंसर नहीं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है ना, क्या बन जाता आगे जाकर के? सिल्वर क्लोराइड बन जाता था। याद आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ तो गया था कि नेटवर्क का थोड़ा सा हो जाता है कई बार इशू। ठीक है, देखो आप लोग, पहली चीज बता दूं मैं, या तो आप लोग अपना एक वाईफाई का कनेक्शन करवा लीजिए, अदरवाइज दिन में फालतू चीजों में डाटा खत्म ना करें, शाम की क्लास के लिए अपना डाटा बचा के रखिए। ठीक है, अब ये ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ये करना पड़ता है, बिना नेट के तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, मुझे लग ही रहा था कि उस नेट का इशू होगा। ओके, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड बनता है, टर्बिडिटी आती है। फटाफट दिमाग में अपने रिवाइज भी करते जाना है कि क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए, थर्ड का आंसर दीजिए। थर्ड का आंसर, राइट द यूज ऑफ लीड एसीटेट कॉटन। देखो ये सारे, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं जो नए बच्चे हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे PYQ2, ये लिखा हुआ PYQ1, तो वो जो PYQ वाला फोल्डर आप देखेंगे ना, तो उसमें सीक्वेंस में करीब मैंने 6-7 डाले हुए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एक तरह का 1 डाल दिया नंबर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा, ये 2 के अंदर मिलेगा, ये 1 मार्क्स वाले हैं तो 1 मार्क्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये। फिर आगे लिस्टिंग हो रखी है, जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी इस तरीके से। जैसे कि मान लो ये है, ये वाला क्वेश्चन है PYQ1, पहले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग है ये इस तरीके से है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि सर ने क्या डाला हुआ है, तो वहां पे जाके भी आप प्रॉपर इसका डिस्कशन देख सकते हैं। और यहां तो मैं करा रहा हूं, यहां चैप्टर वाइज करवा दे रहा हूं। बफरिंग हो रहा है बेटा, देखो बफरिंग, यहां से मेरा कनेक्शन स्टेबल है आज, चलिए आगे आते हैं। द राइट द यूज ऑफ लीड एसीटेट कॉटन प्लग, मैंने बताया भी था, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में इसका इस्तेमाल क्यों होता है? लीड एसीटेट कॉटन प्लग क्या करता है, जो H2S गैस निकलती है उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ये H2S हमारा जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर था उससे रिएक्ट नहीं करता है और गलत क्या नहीं आती है, रीडिंग या रिजल्ट हमारा गलत नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैंने बाकायदा उसके अंदर हर एक का रीजन दिया हुआ है, किसका क्यों इस्तेमाल होता है और बताया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट थे वो उस समय भी मैंने मार्क करवाए थे कि ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नाउ अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिसीजन। ठीक है, परिशुद्धता की परिभाषा लिखिए। अब ये तो
बेसिक है ना कि अगर आप कर पाए, मतलब पढ़ा होगा तो ठीक है, जानते नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेशन कोई टफ नहीं है। कोई बताना चाहेगा क्या होता है प्रिसीजन? ठीक है, देन डिफाइन एरर। एरर क्या होता है? हमारा जो सिंपल सी कहानी क्या थी इसकी, ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू था उसके बीच का डिफरेंस, है ना। इसी को हम लोग इतना भी लिख के आओगे तब भी 1 मार्क्स के लिए सही है। प्रिसीजन क्या होता है? जो क्लोजनेस, जो रिजल्ट आता है वो आपस में कितना क्लोज है, क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट। याद आ रहा है? प्रिसीजन, देन एरर। अब देखो, ओके, ये किसी और में पूछा गया, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट इज। पूछने का तरीका देखो इनका, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला, ठीक है, बार बार किए गए मापों को, यानी जो बार बार रिजल्ट आ रहा है उनके बीच की जो समानता को डैश कहते हैं। बार बार आप रिजल्ट बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं और वो आपस में समान आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो क्या, देखो ये लिखने का जो तरीका है इसको आपको समझना है, ठीक है, कि क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट ऐसा बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन, ये एक्चुअली थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई है, ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रिपीटेड मेजरमेंट, जो बार बार रिजल्ट आ रहा है उनके बीच में क्या है, एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि काफी पास आ रहे हैं। तो सिंपल से इसका क्या आ जाएगा आंसर? प्रिसीजन हो जाएगा ये, ठीक है। ये याद रखेंगे। पूछने का तरीका कई बार ऐसा होता है कि बच्चा परेशान हो जाता है, वो उस लहजे में या उस तरीके से पढ़ के नहीं गया होता है, तो सोचता है ये क्या पूछ लिया गया है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को देखो कैसे, डैश इज डिफाइंड एज द एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस रिजल्ट ऑफ सेम क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेम चीज, उसको पूछने का तरीका करो। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। देखो, ये किसी दूसरी स्टेट में आया है, ये किसी दूसरी स्टेट में आया है। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे वहां पे मैंने डाल रखे हैं, तो वहां से आपको क्लियर कट हो जाएगा। सेम ही चीज अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रिसीजन ही है। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस रिजल्ट। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन द वेरियस रिजल्ट, जो अलग अलग रिजल्ट है उनके बीच में आपस में एक तरह का क्या है, एग्रीमेंट है। डैश को एक ही मात्रा के विभिन्न परिणामों के बीच समानता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, मैं जो आपके एग्जाम आ रहे हैं हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे, वो एक चीज का ध्यान दें, वो अपनी थोड़ा सा जो हिंदी में देना चाहते हैं तो उनको ये चीज नहीं आती है, इंग्लिश के वर्ड लिख करके नहीं आते हैं। इंग्लिश के वर्ड तो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ सहूलियत के लिए, आपको सिर्फ हिंदी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। कोई एकाध कोई वैसा टर्म हो गया तो हो गया, वरना आपको सिर्फ हिंदी लिखी हुई मिलेगी। पेपर जो मैंने देखे हैं उनमें यही देख रहा हूं मैं, उसमें सिर्फ हिंदी लिखी है, इंग्लिश नहीं लिखी है। हिंदी इंग्लिश अभी आप पढ़ने, तो हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी का ही सोच रहे हैं, अपनी हिंदी की जो कहते हैं उसे शब्दकोश अच्छा कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश के शब्दकोश वोकैबुलरी अच्छा करेंगे, ठीक है। Dash refer is the agreement of experiment result with true value and expressed in terms of error। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? डैश से तात्पर्य प्रयोगात्मक परिणाम और वास्तविक मान के बीच समानता है, ठीक है, जिसे त्रुटि के रूप में व्यक्त किया जाता है। ट्रू वैल्यू और क्या होती है, क्या कह रहा है, किस किस के बीच का जो डिफरेंस है? ट्रू वैल्यू। डैश रेफर्स द एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट विद ट्रू वैल्यू एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। बताओ बताओ फटाफट बताओ, ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? अब यहां पर उसने साफ साफ एक चीज बोल दी है कि यहां पर देखो, जो बच्चे हैं ना, डैश से तात्पर्य प्रयोगात्मक परिणाम और वास्तविक मान के बीच समानता है, जिसे त्रुटि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर एक कंफ्यूजन कई बार बच्चों के मन में आई है कि सर एक तरफ से कह रहा है कि एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट विद ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के साथ उसका एग्रीमेंट हो गया,
ट्रू वैल्यू के साथ एग्रीमेंट हो गया, यानी कि सेम हो गया। तो यहां से तो वर्ड क्या बन रहा है, एक्यूरेसी बन रहा है। फिर कह रहा है एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एरर, फिर कह रहा है कि इसको हम एरर की तरह भी बोलते हैं। तो ये बात समझो, यहां पर कह रहा है एंड इन टर्म्स ऑफ एरर एक्सप्रेस, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है इसको एक्यूरेसी कहते हैं। और अगर ये नहीं होता है, एक्चुअली इसके मतलब हो गया, अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन की इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे गलत करके आ रहे हैं। यस, ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ जा रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर एक बात समझना, ये भी बच्चा कई बार कंफ्यूज कर जाता कि यहां पे एक दिमाग में आता है, एकदम से एक झलक को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन गलत है। जीरो बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट से पहले का जीरो, ठीक है, मान लो एक जीरो है, एक ये 9 है, और आफ्टर अ डेसिमल या डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद लगा दिया, इज नॉट कंसीडर्ड एज, इसको हम लोग क्या नहीं कहते हैं, सार्थक अंक नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो जीरो बिफोर नॉन जीरो, अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एक चीज देखो, जीरो नॉन जीरो से पहले ये तो भाई सार्थक अंक नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर डेसिमल के बाद जीरो है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो ये एक झलक को पढ़ो अगर, तो कुछ ऐसा इमेजिनेशन होने लगता है। बट ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है इतना क्वेश्चन एक है, जीरो बिफोर नॉन जीरो, जीरो आ गया नॉन जीरो के बाद, फिर कह रहा है आफ्टर ए डेसिमल, यानी कि जब उसने यहीं से शुरुआत करी है आफ्टर ए डेसिमल, तो आप भी क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और जीरो लगा देंगे, इससे पहले कुछ नहीं है। तो ये वाले भी तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये चीज थोड़ा सा समझना है। जिन लोगों को एक ही बार में समझ में आ गया, वेरी गुड, और जिन लोगों को कंफ्यूजन है, कि जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, जिस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर में बच्चों को कॉल करके मेरे पास आए हैं, तो वो चीज मैं यहां सामने रख रहा हूं कि बच्चा कंफ्यूज किस तरह होता है। ओके, द इम्प्योरिटीज इन सब्सटेंस सच एज मेटल्स आर एक्सप्रेस्ड इन, किस उसमें एक्सप्रेस किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम लोग, मेटल की जो इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, याद आ रहा है? इम्प्योरिटी को नॉर्मली चाहे मेटल की हो, कोई भी हो, बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी रखी जाती है। कोई भी इम्प्योरिटी है उसको हम लोग कैसे रखते हैं, पीपीएम। क्या होता है, समझाया था मैंने, पार्ट पर मिलियन। इम्प्योरिटीज कोई बहुत ना के बराबर होती है, थोड़ी सी होती है, तो हम उसको गुड। चलो आंसर आ रहे हैं, डेट इज गुड, पढ़ाई अच्छी हो रही है। इसका मतलब देखो आंसर आते हैं ना, जो लिटरली बताऊं तो हमें खुशी होती है, एक टीचर को खुशी होती है कि हाँ मैंने पढ़ाया, आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बच्चा उसका आंसर दे रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है अब। तो आंसर देते रहिए, आप भी आगे पढ़ सकते हैं। लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ एरर। अब यहां पे थोड़ा सा लिखना पड़, टाइप्स ऑफ एरर, एरर के टाइप्स क्या थे, है ना, दो टाइप के थे, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर, और एक ग्रॉस एरर करके था। तो 3 नाम आप दे देंगे यहाँ पर एरर्स के प्रकार। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेफिनेशन है, याद कर लेंगे इसको। तो मैंने क्या कहा, देखो कहीं तो ये पूछ रहा है, एरर का डेफिनेशन पूछ रहा है, कहीं प्रिसिजन पूछ रहा है, कहीं सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है। तो सबसे चीज एकदम जैसे कहते हैं ना कि मतलब दिमाग में सेट कर लो, जैसे चैप्टर हो रहा है, जितने भी टॉपिक हैं उनकी हेडिंग है कुछ, ठीक है, हेडिंग जैसे कि हमारे पास क्या क्या था, प्रिसीजन, एरर, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे जितने भी आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में आएंगे, जो भी हेडिंग्स टॉपिक की आती है उसकी डेफिनेशन आप याद कर लो। अगर आप आज से 1-1.5 साल पहले का मेरा कोई वीडियो एक पढ़ा होगा, यूट्यूब पे देखोगे, मैंने स्पष्ट कहा है डेफिनेशन से, गलत कर दी स्पेलिंग,
डेफिनेशन से आपका 15 से 20 नंबर का फंसेगा, गारंटी है। हाँ, सिस्टेमिक रैंडम ग्रॉस, डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट, उसके दोनों उत्तर से आप याद रखेंगे। तो डेफिनेशन देख रहे हो, डेफिनेशन के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कहीं पर तो डेफिनेशन ज्यादा आती हैं, कुछ चैप्टर में डेफिनेशन ज्यादा है, कुछ चैप्टर में डेफिनेशन कम है, लेकिन ओवरऑल जब आपका फाइनल जो टेस्ट होगा 80 मार्क्स का, ठीक है, उसमें डेफिनेशन आपका काम कर जाएंगी। कैसे काम करेंगे बताऊंगा। ये तो एक तो 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, वहां आपका काम करेंगी। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं और हम लोग ये रहा, द यूजर लिमिट ऑफ मेटेलिक इम्प्योरिटीज इन सब्सटेंस। अब ये किसी स्टेट में मेटेलिक इम्प्योरिटीज की लिमिट पूछ ली है कि कितने से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो शायद ये हमने करा भी नहीं है। तो ये एक टॉपिक ऐसा आ गया जिसको कि देखेंगे, और अगर मेटेलिक की पूछ रहा है तो मेटेलिक की तो फिलहाल आप याद कर लें। बाकी कोई और भी देखूंगा मैं कि कहीं पर अगर बनता है हमारे पास इम्प्योरिटीज की लिमिट का क्वेश्चन तो हम उसको वहां पर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कैसे कर दिया है 10, 1.0, 20, 2.0, तो इसका आंसर फिलहाल क्या है 10 है, ये आप याद कर लेंगे। ओके, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टर्बिडिटी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कहां से आ गया, इसका लिंकअप हो गया यहां पर, ये रहा। यहां पर एजेंट पूछ लिया था, अब वो कह रहा है टर्बिडिटी किसकी वजह से हो रही है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। गुड गुड गुड, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चीजों को जो एमसीक्यू मैंने कराए हैं आपको उसमें करा के पीडीएफ भी दे रखी है, उसको आप अच्छे से करेंगे, उनके बाहर एमसीक्यू आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, ये भी हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड, कहां गया, ओके। लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन, बताएं फटाफट। लिमिट टेस्ट हम लोग किस में करते हैं, एक ही नाम है जो बार बार आया है, लिमिट टेस्ट। देखो यहां पर एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कुछ बच्चों को, देखें पहले कुछ आंसर आए अगर। लिमिट टेस्ट हम किस में करते हैं, हाँ नेशनल सिलेंडर, ठीक है ना। ये गर्जाइट वाला जो है वो आर्सेनिक के लिए स्पेशल है, वरना अदरवाइज जितने भी सारे हम लोग कर रहे थे किस में कर रहे थे, नेशनल सिलेंडर में कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है टोटल, यहाँ क्वेश्चन में लेके आया हूँ 25 में से देखें तो 15 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के थे। अब आगे आते हैं, जो 16 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बात समझना, ये जो क्वेश्चन जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना कैसे है, लिखने वाले केस में मैंने पूरा डिटेल कर रखा है, आपको सब याद भी है। कई बार ये होता है लिखना कैसे है, इसके मैंने जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट कर रखा है वैसा लिख लो, अदरवाइज कुछ वैसा नहीं लिखना है तो 2-3 चीजें मैंने बताई है। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक्सप्लेन रिएक्शंस एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट। कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल या रिएक्शन नहीं लिखेंगे। एक बात दिमाग में सेट कर लो, किसी भी क्वेश्चन का 3 नंबर हो, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उनकी जो शुरुआत है आप कैसे करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे। बहुत जरूरी है ये डेफिनेशन की जैसे शुरुआत करते हैं, यहां से आपको चाहते और ना चाहते हुए भी, मान लो बाय द वे कभी कोई एक ऐसा क्वेश्चन फंस गया, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, केवल आपको डेफिनेशन आती है, ऐसी स्थिति में डेफिनेशन आपको यहां पर 1 नंबर दिलवा देगी, ठीक है। तो शुरुआत हमेशा डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, जो टॉपिक है हमारा, यहाँ टॉपिक क्या है इस पूरे क्वेश्चन में, लिमिट टेस्ट टॉपिक है, तो लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन दे दोगे। फिर यहाँ पे जो बोल रहा है उसके बाद क्या है, आर्सेनिक का है, तो फिर यहाँ पे लिख दोगे प्रिंसिपल। आर्सेनिक में तो मैंने कहा भी था प्रिंसिपल और रिएक्शन आप लोगों को याद करनी है, प्रिंसिपल लिखते चलोगे, उसमें जो भी रिएक्शंस हैं वो देते चलोगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा प्रिंसिपल हो गया। और कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया अगर कि राइट डाउन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक,
उस केस में भी आपको प्रिंसिपल रिएक्शन देनी है, डेफिनेशन प्रिंसिपल रिएक्शन। और अच्छा, अब यहां पर देखो एक चीज है, अब क्या सर यहां पे प्रोसीजर देना है? तो यहां पे जरा ध्यान देना बेटा, मैं एक मार्किंग वाला स्कीम का ही बात बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन जो है मेरे को ध्यान है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आप लिमिट टेस्ट लिख रहे हो तो यहाँ पर जो रिएक्शन और प्रिंसिपल है ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नीट एंड लेबर स्केच ऑफ गैडजेट अपरेटस, ये दूसरा पार्ट आ गया। तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन प्रिंसिपल दे दोगे आप, ये आपका 3 मार्क्स कवर करेगा। और प्रोसीजर की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहा है, अपरेटस बोल दिया है। अब प्रोसीजर, अब आपके पास टाइम अच्छा है, बचा हुआ है, तो प्रोसीजर जरूर दे दो। अदरवाइज यहाँ बोला नहीं है प्रोसीजर के लिए, तो 3 नंबर का हमारा यहाँ कवर होता है कि प्रिंसिपल ही अकेला क्वेश्चन कई बार 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। जी हाँ, ठीक है। मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा मैं बाकायदा, जो बोर्ड की तरफ से मार्किंग स्कीम भेजी हुई है वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को एक दिन। उसके बाद बात करें, जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या लोग चौथा अगर ये लिख रहे हो तो गैडजेट अपरेटस के बारे में आपको स्केच करना है उसका। मैंने कहा था इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका डायग्राम बनाओगे और उसको लेबल करोगे, यहां से आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 3 और 2 मिलके ये 5 मार्क्स आपके पूरे होंगे। क्वेश्चंस टुकड़ों में आता है। कभी भी अगर आप मुझसे पढ़ के जा रहे हो तो इस बात की तो गारंटी है, कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन नहीं आता। उसमें से या तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता होगा या 3 नंबर 5 नंबर वाले केस में, ठीक है। और डेफिनेशन पढ़ के गए हो, कुछ नहीं आता है। अगर मान लो किसी बच्चे की ऐसी स्थिति कि ये आ ही नहीं रहा है, वो डेफिनेशन लिख के आ जाएगा ना लिमिट टेस्ट का, तो उसे यहां पर 1 नंबर टीचर दे देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, तो यहां पर डेफिनेशन देनी है, प्रिंसिपल और फिर ये, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं। अब जैसे कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने रीजनिंग भी समझा रखी है, वो सब देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत सटीक रहना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग या एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने करवाई हैं, जो कि एमसीक्यू के पर्पज से करवाई थी, वो सब यहाँ लिखने बैठने मत जाना। क्वेश्चन को देखना है, समझना है क्या पूछ रहा है, बस वही आंसर करना है। डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। यहां पर आप क्या करेंगे, जो इंप्योरिटीज है वो सारी आपने याद कर रखी होंगी। यहां 3 बोल रहा है तो आप कोशिश करेंगे 3 ही रखें। इसका रीजन क्या है 3, मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज। तो यहां पे भी देखो शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले शुरुआत इसकी कैसे करेंगे, आप डेफिनेशन से करेंगे कि भाई इंप्योरिटी होती क्या है, ठीक है। डेफिनेशन से टीचर खुश होता है, सीधी सी बात है। हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 बोला है, तो 3 बोला यानी कि हर एक इंप्योरिटी का आपको 1 नंबर मिलने वाला, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 ही लिखिए। अगर मान लो ये आपको आता है, टाइम काफी बचा हुआ है, राइटिंग तेज है, तो आप 7-8 लिख दीजिए। अदरवाइज 3 लिखिए, 3 लिखने पर भी आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। आप 10 पॉइंट लिखेंगे तब भी आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। ये चीज एग्जाम की समझनी है आपको। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है, आता बहुत अच्छे से है, आप उसे 1 पेज में एक्सप्लेन कर रहे हो, नंबर 1 ही मिलेगा। तो ज्यादा वहां पे नहीं करना है कि हमें ये आता है तो बहुत अच्छे से लिख दें, ऐसा नहीं। क्लियर हो गया? ओके, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो देखो आर्सेनिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्सेनिक के बाद आपका आयरन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं एक वो बनाऊं, कड़ी बनाऊं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर कह लो, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आर्सेनिक पूछा जाता है, उसके बाद आयरन पूछा जाता है। तो आर्सेनिक सब आपको याद होना ही चाहिए, फिर आयरन। अगेन इसमें वही रखोगे डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर। यहाँ प्रोसीजर बाकायदा बोल रहा है तो देना पड़ेगा, ठीक है। राइट एनी 4 इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी, 4 इफेक्ट हैं, उसका भी आपको। अच्छा, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना बोलता है राइट इफेक्ट्स ऑफ इंप्योरिटीज, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, और मैं इस क्वेश्चन में भी आपको ये कहूंगा, तो आप अपना जो पॉइंट है, 1 पॉइंट का आधा मार्क्स, और क्वेश्चंस को मैं कहूंगा हमेशा पॉइंट्स में लिखिए। पहले था कि पूरा पन्ना भरना है, पेज भरना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लिखनी पड़ती थी। अब हमारे क्वेश्चन का पैटर्न और हर एक चीज बदल गई है, तो आप कोशिश करेंगे पॉइंट्स में लिखेंगे। 1 पॉइंट का आधा नंबर मान के चलेंगे, जैसे ही आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे, 6 पॉइंट मिला करके आधा नंबर मिला के आप 3 पॉइंट। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए सर कितना लिखें। अगर आप पॉइंट्स में क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 पॉइंट का आधा नंबर मान लो 100% मिलता है, ठीक है। हाँ, इंप्योरिटीज का यही आ गया। खैर ये तो लंबे लंबे क्वेश्चन है, इसके अभी आंसर नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। बाकी मैं देखते रहो कि मैं बता क्या रहा हूं,
कैसे करने हैं क्वेश्चंस। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तीसरे नंबर पे अपना सल्फेट आता है, यानी कि सबसे ज्यादा आर्सेनिक, देन आयरन, उसके बाद आपका सल्फेट और क्लोराइड दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं कि पूछा कोई नहीं जाता, पूछे सब जाते हैं। कभी किसी स्टेट में कोई आ रहा है, कभी किसी स्टेट में कोई आ रहा है। वो PYQ वाला जो फोल्डर आप खोल के देखेंगे, ठीक है, वहां से आपको चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन मैं कहूंगा अभी उसको ना खोलो, अब ये करते रहो। जब सिलेबस एक बार हमारा कोशिश करेंगे 4 से 5 महीने के अंदर सिलेबस खत्म हो जाए, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद फिर वो PYQ वाला फोल्डर खोलना, अभी नहीं। देख सकते हो बातों की, देखने का मैंने तो ठीक है। सल्फेट आ गया, तो मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आर्सेनिक, देन पूछा जाता है आयरन, देन एक तरह से कह लो क्लोराइड पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है सल्फेट, यानी कि पूछे सब जाते हैं। हैवी मेटल्स काफी कम पूछे जाते हैं, उसमें से MCQ वगैरह थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा आपका, ये आता ही आता है, फिर ये आता है, फिर ये पूछे सब जा रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। सेम आगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, या राइट अ नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ऐसा आ जाएगा, तब भी आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर लिखना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर, क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ एरर था, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जो 1 मार्क्स में था वहां पे देखो एक क्वेश्चन आता है 2 टाइप से, लिस्ट द टाइप ऑफ एरर। जब भी लिस्टिंग की बात आएगी तो वहां पर आपको केवल हेडिंग देके छोड़ देना है। क्या देना है? हेडिंग। और जब भी एक्सप्लेन आएगा तो एक्सप्लेन करना है। अच्छा एक चीज और, अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हर साल मिलते हैं मेरे को, कि आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आपकी राइटिंग भी तेज है, स्पीड है, फास्ट है, आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप मैक्सिमम लिखो। मैक्सिमम लिखने में वो नहीं है, आपका स्कोर 95% से ऊपर जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन वो केवल उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो राइटिंग भी स्पीड है, टाइम मैनेज कर लेते हैं। जो केवल टाइम मैनेज नहीं है, राइटिंग स्पीड है, बहुत सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, तो वो केवल टू द पॉइंट लिखे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, मेंशन द रोल ऑफ पोटेशियम। देखो ये आ गया, बताओगे? चलो इसका आंसर दो जरा, क्या है? कराया था रीजनिंग के क्वेश्चन में, पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनलेस क्लोराइड, क्या रोल है इसका? चलो फटाफट बताओ। पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनलेस क्लोराइड, स्टेनलेस का शायद SnCl2 करके था कुछ। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट, गुड गुड। कल्पित की पढ़ाई काफी अच्छी हो रही है एंड दैट इज गुड। काम आएगी आपको जब आप देखोगे ना, एग्जाम में बैठोगे, आप देखो अरे ये सारा तो क्वेश्चन सर ने क्लास में करवा दिया था, और सॉल्व करते हुए चले जाओगे, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, हमको आर्सेनिक को AS+5 से कहाँ डालना होता है? AS+3 में लेके जाना होता है, तो उसमें रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे रोल है, यहाँ रोल, अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि आप एक लाइन या 2 लाइन में आंसर खत्म करोगे, उसमें भी आपको क्या मिलेगा? पूरे 3 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग वाला सवाल है। रीजनिंग 1 या 2 लाइन में भी खत्म हो सकती है, और 4-5 लाइन में भी खत्म कर सकते हो, चॉइस आपकी है, और नंबर पूरे मिलेंगे। डिस्क्राइब सोर्सेस एंड नेचर ऑफ एरर। अब वो ये एरर वाला रिपीट हो रहा है। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टू मिनिमाइज इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, ये क्वेश्चन एक है, इसका आंसरिंग आप लोग करेंगे और ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर आप लोग कर पाए। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टू मिनिमाइज इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटीज को कम करने के लिए क्या तरीके हैं? इसको मैंने डिस्कस किया कि नहीं किया मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। डिस्कस कर लिया है तो क्वेश्चन वहां से करेंगे, डिस्कस नहीं किया है तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। वाई क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटी कंसीडर्ड नेसेसरी इन फार्मास्यूटिकल्स। क्वांटिफिकेशन यानी कि जो इम्प्योरिटीज है उसकी हमको क्वांटिफिकेशन क्वांटिटी में डिस्क्राइब करना क्यों जरूरी है कि इतनी ही लिमिट रखनी है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी से। क्वेश्चन घुमाया हुआ है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, क्योंकि भाई इम्प्योरिटी के ये सारे इफेक्ट होते हैं, इसीलिए हमें उसकी क्वांटिफिकेशन करना
जरूरी है। हम उसकी क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर कितनी भी क्वांटिटी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? और जो मेजर्स है मिनिमाइज करने के वही सारे तरीके होते हैं। क्या होता है, एप्रन पहनो, बालों पे कवर अप करो, ठीक है, जो आप एक बैच बन गया है उसको अच्छे से वॉश करो, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। क्लीनिंग अच्छे से रखो, और क्या कहते हैं, जो अपना फाइनल मैन्युफैक्चरिंग रूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने चाहिए। ये 7-8 पॉइंट आप इस तरह खुद से बना के भी लिख सकते हो, और नहीं कर पाते हो तो मुझे आप लोग बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया, इसको कहते हैं कि आपकी पढ़े हुई चीज़ से ही घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये और कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब ये किस स्टेट में पूछा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट एक PYQ में पूछा गया है। ओके, क्लियर है बातें? चलिए, तो अब जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं तो सारे कर लिए, मेरे को सब आता है, तो मान के चलो चैप्टर 1 आपका क्लियर है। यहां से आपके 8 से 10 नंबर फिक्स हो गए आपके। ओके, ठीक है, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें देखते हैं कौन सा चैप्टर बड़ा होगा, उसको स्टार्ट कर लेंगे, मतलब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे अब। ओके, मिलते हैं फिर कल। और किसी को किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ होती है, तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर ले या कॉल कर ले। ग्रुप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।